तो क्या जिम्मेदारी होती है सेक्रेटरी की? जी, वो उसको फिर ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूशन कराना आफ्टर अप्रूवल ऑफ हायर अथॉरिटी। क्योंकि सदर से बड़ी जिम्मेदारी है सेक्रेटरी की। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चीज है जो आपको करनी पड़ेगी। अब मोहल्ले के अंदर तो क्या होता है ना कि हम आपस में मिलने जुलने वाले होते हैं, अलग अलग दिमाग के लोग होंगे और अलग अलग जगह से आएंगे, तो उनसे कोऑर्डिनेशन आप किस तरीके से बिठा पाओगे? अगर एक मोहल्ले में किया हुआ काम कि अंजुमन तालीम इस्लाम में हो सकता है, इतने बड़े लेवल पे हो सकता है, तो मेरे पास इसका वाज़ेह जवाब है, आपको देता हूँ। लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप मेरा सबसे बड़ा रोल है कि वो जो 302 मेंबर्स आएंगे, मैं उनसे कनेक्ट करूँ, मैं उनसे दिल का एक रिश्ता करूँ, मैं अपनी चीज़ों को उन तक पहुँचाऊँ। जब वो उस चीज़ों को समझ लेंगे तब हम इस चीज़ को आगे जाए, यही लीडरशिप है। अभी जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अभी आपने चुनावी माहौल देखा होगा। एक तो ऐसी चीज जमीन होती है जहाँ आपको सारी चीजें मिली हुई और फिर आप ग्रो करें, तो वो कोई आपकी लीडरशिप नहीं हो, आपकी कोई ग्रोथ नहीं है। क्योंकि साल भर के बाद में जब जवाब मांगा जाएगा तो आपसे और सदर से ही मांगा जाएगा, उस वक्त आप जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। आज मैं अंजुमन को 302 जो मेंबर्स है वो उनके निगहबानी में चलेगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अब अंजुमन एक मिशन की तरह चलेगा, शख्सियत से ऊपर चलेगा। अंजुमन अब किसी इदारे का नाम नहीं होगा, किसी शख्सियत का नाम नहीं होगा, अंजुमन नाम होगा जिम्मेदारी का। लेकिन कॉलेज में जाने के बाद में हायर जो स्टडी है वहां जाने के बाद में 4% पे आ जाते हैं। देखिए, आपको फोकस करना 70 से 90% के बीच में जो बच्चे हैं उनके ऊपर। सबसे बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि आप अगर मान लो इस कश्ती के अंदर सवार हुए तो अभी तो आप पावर की कश्ती में सवार होंगे, कर सकते हैं। उस जगह पे आप एक बात करें कि ऐसा लेवल का स्कूल खड़ा कर दें, आप मुझे बताइए। वो नहीं कर पाएंगे। वो इस बात में मतलब हम उस की बात करें ही नहीं। मैं बातें करना आसान है, लेकिन आपको ही पता है कि अंजुमन में जाएंगे, जिम्मेदारी होगी, वक्त की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब कुर्बानी क्या, मैं बताता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल देके अख्तर साहब आप समझिएगा, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, अंजुमन चुनाव का दिन नजदीक आ गया है। 29 तारीख को उसके मतदान होने हैं और आज हमारे साथ में एक नए मेहमान हैं और जो कि अंजुमन में सेक्रेटरी पद के लिए खड़े हुए हैं और अपनी काफ़ी दमदार उम्मीदवारी ये रखते हैं। नाम है तौसीफ हुसैन। ये पहेड़ा मस्जिद के अभी हाल में सेक्रेटरी हैं और भी कंप्यूटर साइंस के अंदर इन्होंने कर रखा है। तो हम इनसे जानेंगे कि जो सेक्रेटरी पद के लिए इन्होंने उम्मीदवारी क्यों की है या क्या सोच के की है और इनकी सोच क्या है, इनका रोड मैप क्या है। तो तौसीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो के अंदर आए। मैं सीधा आपसे घुमा फिरा के नहीं और बहुत सीधा सा आपसे सबसे पहला सवाल ये करूंगा कि अंजुमन सेक्रेटरी पद, तो सबसे पहले तो ये कि सेक्रेटरी, क्योंकि आप खुद सेक्रेटरी पद पे रह चुके हैं, तो क्या जिम्मेदारी होती है सेक्रेटरी की? देखिए, मेरे ख्याल से सेक्रेटरी की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो जो कमेटियाँ होती है वहाँ पे और जो उनके पेपर वर्क्स होते हैं उसको कोऑर्डिनेशन उनके साथ करना, कमेटियों के साथ सेंट्रलाइज सिस्टम बनाना कि उनकी जितनी भी चीज़ें हो रही है, एक्टिविटीज़ हो रही है, उनको एक रिपोर्ट के तौर पर पेश करना, वो उसको फिर ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूशन कराना आफ्टर अप्रूवल ऑफ हायर अथॉरिटी। क्योंकि जहां तक मैं समझता हूँ सदर से बड़ी जिम्मेदारी है सेक्रेटरी की। बिल्कुल, आपका बिल्कुल कहना बिल्कुल वाजिब है। उसका रीजन है क्योंकि आपको जो कमेटीज हैं वो आपके अंडर में हैं, आपसे उनको सारा कोऑर्डिनेशन आपको करना, आपको बिठाना है, पूरे कोऑर्डिनेशन आपको बिठा के, और आफ्टर कोऑर्डिनेशन आपको उस कमेटी को सदर के तक आपको एक ट्रांसपेरेंसी रखनी है, उनका अप्रूवल सिस्टम लेना है, पूरा अप्रूवल आपको हायर अथॉरिटी से लेना है और फिर आफ्टर अप्रूवल यू हैव टू एग्जीक्यूट एंड इंप्लीमेंट द थिंग्स ऑन द ग्राउंड लेवल। तो ये सबसे बड़ी चीज है जो आपको करनी पड़ेगी और यही सेक्रेटरी, और ये आज मैं कर रहा हूँ, यही चीज मैं कर रहा हूँ मेरे मोहल्ले के। अब आप जैसे कि कर रहे हैं तो वहां तो क्या एक मोहल्ले का मामला है। अब मोहल्ले के अंदर तो क्या होता है ना कि हम आपस में मिलने जुलने वाले होते हैं और कई लोग हमारे बचपन के से हम या तो उनके सामने बड़े हुए होते हैं या हमारे साथ वाले होते हैं, तो उनसे कोऑर्डिनेशन बनाना इतना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन अब क्योंकि पूरे उदयपुर से आएंगे, अलग अलग दिमाग के लोग होंगे और अलग अलग जगह से आएंगे, तो उनसे कोऑर्डिनेशन आप किस तरीके से बिठा पाओगे अगर आप चुन लिए जाते हो तो? अख्तर साहब, ये जो क्वेश्चन आपने करा है, मैं चाहता था कि आप क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन अभी आप देखेंगे तो अंजुमन तालीम इस्लाम में जो इलेक्शन चल रहे हैं इसमें भी चल रहा है कि एक मोहल्ले में किया हुआ काम कि अंजुमन तालीम इस्लाम में हो सकता है, इतने बड़े लेवल पे हो सकता है, तो मेरे पास इसका वाज़ेह जवाब है, आपको देता हूँ। लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप ही तो, यही तो चीज़ लीडरशिप की, आपको कनेक्ट करना। आप जब तक कनेक्ट नहीं कर पाएंगे लोगों से, आपको सबसे पहले कनेक्ट बनाना पड़ेगा। जब आप कनेक्ट कर लें तो आपकी रहनुमाई सबके जहन में वैसे ही आ जाएगी। तो सबसे बड़ा यही
यही है कि जब मेरे वो 302 मेंबर्स होंगे मैं उनसे कनेक्ट करूंगा। आफ्टर कनेक्शन हम अपनी इंप्लीमेंटेशन की चीजें करेंगे, अपने विजन की बातें करेंगे। जब तक हम ग्राउंड लेवल पे कनेक्ट नहीं करेंगे तो हम अपनी विजन को कैसे लेके जाएंगे लोगों तक, वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे, वो मेरी एक्सेप्टेंसी कैसे होगी उनके बीच में। तो मेरा सबसे बड़ा रोल है कि वो जो 302 मेंबर्स आएंगे मैं उनसे कनेक्ट करूं, मैं उनसे दिल का एक रिश्ता करूं, मैं अपनी चीजों को उन तक पहुंचाऊं। जब वो उस चीजों को समझ लेंगे तब हम इस चीज को आगे जाए। यही लीडरशिप है, यही लीडरशिप का सबसे बड़ा पैमाना है। क्योंकि अभी जो लोग आ रहे हैं, जो भी चुन के आएंगे, और खास करके सदर और सेक्रेटरी की अभी जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अभी आपने चुनावी माहौल देखा होगा। कई लोगों को अब पता चला है कि मतलब जो अंजुमन है, अंजुमन का एक्चुअल काम क्या है, तालीम को लेके अंजुमन को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हुआ है, मतलब काफी लोगों को अब क्या है, उम्मीदें बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जब उम्मीदें बढ़ती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। बिल्कुल है। और जी अख्तर साहब में ये जो चीज़ है, आप बोल रहे हैं कि जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, चैलेंजेस बढ़ते हैं, तो हमेशा मैंने अपनी लाइफ के अंदर चैलेंजेस को हमेशा अपॉर्चुनिटी की तरह लिया है। मैंने हमेशा उस चैलेंज से ऊपर जाके उसको एक अपॉर्चुनिटी लिया है कि जब मुझे चैलेंज मिलेंगे तो मेरा एक एक्सपोजर भी होगा, और जब एक्सपोजर होगा तो मैं अपने आप को ग्रो करूंगा। तब आपको जब एक तो ऐसी चीज़ जमीन होती है जहाँ आपको सारी चीज़ें मिली हुई और फिर आप ग्रो कर रहे हो, तो वो कोई आपकी लीडरशिप नहीं है, आपकी कोई ग्रोथ नहीं है। लेकिन चीज़ें बंजर हैं, चीज़ें सही नहीं है, फिर आप ग्रो कर रहे हो, तो वो आपकी रियल आपकी वैल्यू है, रियल चीज़ है, रियल ताकत है आपकी। तो मैं इसमें भरोसा करता हूँ। क्योंकि साल भर के बाद में जब जवाब मांगा जाएगा तो आपसे और सदर से ही मांगा जाएगा। जो सेक्रेटरी के जो चुने हुए होंगे, जो भी आप बने या और कोई और बने, उनसे और सदर से ही मांगा जाएगा। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस वक्त आप जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। बिल्कुल, बेशक आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए अभी आज की डेट में जो अंजुमन तालीम इस्लाम है, मैं ये नहीं मानता हूँ कि अब अंजुमन तालीम इस्लाम जो आगे की बात करेगा वो सिर्फ सदर और सेक्रेटरी की बात होगी। आज मैं अंजुमन को 302 जो मेंबर्स है वो उनके निगहबानी में चलेगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप सिर्फ रहनुमाई सदर और सेक्रेटरी की नहीं होगी, निगहबानी 302 लोगों की होगी। बिल्कुल ठीक बात है। पूरा अंजुमन जो है 302 लोगों के साथ चलेगा। जब वो हमारे ऊपर एक निगहबान की तरह बैठे होंगे, हमें हर चीज़ उनके साथ कनेक्ट होकर करनी पड़ी। मैं सोचूं मैं एक शख्सियत हूं तो शख्सियत से अंजुमन नहीं चलेगा। अब अंजुमन एक मिशन की तरह चलेगा, शख्सियत से ऊपर चलेगा। अंजुमन अब किसी इदारे का नाम नहीं होगा, किसी शख्सियत का नाम नहीं होगा। अंजुमन नाम होगा जिम्मेदारी का, अंजुमन नाम होगा अमानत का, अंजुमन नाम होगा मिशन का। बिल्कुल ठीक बात है। आपने पाहेड़ा के अंदर ऐसे क्या काम किए, या मतलब आपको लगता है कि भाई यहाँ पे मैंने इतने काम किए तो मैं अंजुमन में जाके अगर मान लो करूंगा तो ये होगा? इस चीज़ में आपको थोड़ा सा कनेक्ट करता हूँ पाहेड़ा से। आज मैंने जो अपनी इस अंजुमन में जो चीज़ें चल रही है, मैं इस पाहेड़ा मॉडल की बातें कर रहा हूँ। मैंने कोई ऐसा बड़ा वादा या नहीं किया, कोई ऐसी बड़ी चीज़ें, बड़ा ख्वाब लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ। मैं वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो मैं कर चुका हूँ। पाहेड़ा में जब मैं आया था आज से 3 साल पहले, हमारे बुजुर्गों ने बहुत सी चीज़ कर रखी थी। आप देखिए एक विज़न होता है, एक विज़न के साथ में एक अगर मिशन जुड़ा है तब काम हो सकता है। आप विज़न के साथ में एक पौधा आपने बीज बोया, वो एक विज़न था आपका कि आपने एक बीज बोया, मान लीजिए तालीम का एक बीज बोया। आपने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर उसको पानी भी दिया, न्यूट्रिएंट्स भी दिए, उसके बाद एक वो पौधा बना, एक फल आएगा। तो हमारे पास तक हमारे बुजुर्गों ने हमें कुछ चीज़ें दी थी। हमारे पास हॉस्टल्स थे, हमारे पास एक इदारा था, हमारे पास मदरसा था, सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद थी। आज से 3 साल पहले जब हमारे को वो चीज़ें दी गई थी तो हमने उसे एक विज़न को एक मिशन की तरह लिया कि जो बुजुर्गों ने दिए अब इसमें हम क्या एडिशन करेंगे, क्या वैल्यू एडिशन हम इसके अंदर करेंगे, कैसे हम इसको आगे लेके जाएंगे। मेरे पास एक प्लान था। मैं फर्स्ट दिन से आया था, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि आज पाहेड़ा को मेरे को जो मिला इसको मुझे एक रोल मॉडल उदयपुर में बनाना है। और मैं समझता हूँ इसका जीता जागता उदाहरण, अगर आप कल की डिबेट की अगर आपकी बात करें तो उसमें एक रिजी सर थे। आपके सामने उन्होंने मुझे एक चीज़ कही थी कि क्या ये तो सारे काम एनजीओ के हैं। आप सोचिए कि एक मदरसा, एक मस्जिद अगर एक कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरह, एक सेंटर की तरह काम कर रहे हैं तो इससे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा। आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्या है कि हमारे मस्जिद, हमारे मदरसे सिर्फ मस्जिद में रहे, मरकज रहे, सिर्फ इबादत गाह नहीं रहे, वो एक कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर की तरह, एक डेवलपमेंट सेंटर की तरह काम। अगर उदयपुर की हर मस्जिद मदरसा काम करेगी और अंजुमन तालीम इस्लाम उसको एक यूनिट की तरह चलाएगा तो पूरा उदयपुर एक रोल मॉडल बन के आपके सामने खड़ा होगा। सिर्फ पाहेड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ। आज पाहेड़ा के अंदर हमारे पास 20 कमरों का एक हॉस्टल आज 8% के अंदर है, उसके अंदर 42 स्टूडेंट्स रहते हैं। आप सोचिए कि एक फैमिली के अंदर 2 बच्चों को आपको उसकी परवरिश करने में कितनी चैलेंजेस आती है। हम 42 बच्चों को डेली उनकी काउंसलिंग करना, उनसे मिलना, उनसे जाना, मेरे दिन के 4 घंटे में उसमें देता हूँ जाके, आप मान के चलिए। क्यों? क्योंकि मुझे बच्चों से कनेक्ट होना मेरा सबसे बड़ा फंडा है कि आप जब भी कोई काम करें, लीडरशिप करें तो आप कनेक्ट हों लोगों से। आज मेरे जो 22 बच्चे हैं वो जानते हैं कि तौसीफ भाई कौन है, तौसीफ भाई को हमको क्या कहना, हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट हो सकती है। रात को 1 बजे भी अगर हमें उन्हें बुलाना है तो 1 बजे हमारे पास आएंगे। कॉलेज में हमें कोई प्रॉब्लम तो हमारे पास आएंगे। हमें अगर मार्केट में कोई प्रॉब्लम तो तौसीफ भाई हमारे पास आके खड़े रहेंगे। कोई भी इश्यूज होते हैं उनको हैंडल करता हूँ।
अगर मेरे पास कॉल आया, मैं नहीं उठा पाया, 5 मिनट में उनके पास कॉल बैक जाता है, चीज़ें होती है। मेरी पूरी मस्जिद सिटी सर्वेलेंस के अंदर है, कोई भी ऐसा इशू होता है रात को 1 बजे मैं कैमरे चेक करता हूँ। मेरी मोहल्ले की सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचिए अख्तर साहब कि लेडीज़ है, मैं जब निकलता हूँ मस्जिद के यहाँ से तो मुझे बोलती है तो सिर्फ भाई ये चीज़ है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है, आप इसको कर सकते हैं, हमारी बच्ची ऐसी हैं, आप उसको कुछ कर सकते हैं, ये बच्चे ऐसे कर रहे हैं, आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। छोटे बच्चे जाते हैं, मैं उनको रोकता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि बेटा क्या कर रहे हो, कौन सी क्लास के अंदर हो, कौन से कोर्स कर रहे हो तुम, क्या तुम्हारे परसेंटेज आए हैं, कोई जरूरत हो तो मुझसे बोलो। उसके बाद मेरा एक विजन था कि मुझे यहाँ पे एक मॉडर्न लाइब्रेरी बनानी है। क्यों? तालीम आप सिर्फ स्कूल खोलने से नहीं कर सकते, आपको बेदारी लानी पड़ेगी तालीम के लिए। बेदारी के लिए आपको क्या करना है, आपको एक अवेयरनेस सेंटर बनाने पड़ेंगे, एक अवेयरनेस का चीज़ देनी। अवेयरनेस कहाँ से आएगी? आपके पास ऐसा सेंटर होना चाहिए जहाँ बच्चे बैठ के आएँ, आपसे कनेक्ट हों। मैंने एक मॉडल लाइब्रेरी का एक सपना देखा था, फिर मैंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करी अख्तर साहब। आप माने कुछ मेरे 2-3 प्रोजेक्ट्स थे, मैंने जो दानिश्वर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, उनके सामने प्रोजेक्ट रिपोर्ट रखी। मेरा एक फंडा है, मैं कभी कैश पैसे की बात किसी से नहीं करता हूँ, आप मान के चलिए। मैं हमेशा अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट रखता हूँ। आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आ रहा है तो आप मेरे साथ जुड़िए। उन्होंने मुझसे कहा कि तौसीफ ये प्रोजेक्ट सिर्फ मैं करूँगा, किसी से आपको कहने की जरूरत नहीं, मुझे ये प्रोजेक्ट समझ में आया और मुझे करना है। आप यकीन मानिए 3 महीने मेरे पास मॉडर्न लाइब्रेरी आज की डेट के अंदर तैयार थी, जब मैंने वो कहा था। उसके बाद बात है कि यार ये सब चीज़ें हो गई, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। आज लोग कहते हैं हमारे बच्चों को तालीम की सबसे बड़ी जरूरत। मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ अख्तर साहब, हमारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। मैं आपको फिर कहता हूँ, आज हमारा जो उदयपुर में क्या, आप कहीं भी जब मुस्लिम बच्चे ऐसी नहीं है कि नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे बहुत आगे हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है, जो हमारा एक तबका है ना, मैं आपको बताता हूँ, एज ग्रुप आज 15 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक का जो आज का प्रेजेंट का एज ग्रुप है ना, वो तालीम याफ्ता है और अच्छी तालीम ले रहा है। प्रॉब्लम्स हमारे साथ है 25 साल से लेकर 45 साल का जो ग्रुप है। अब 25 से 35 में आपको फोकस करना है। फोकस क्या करना है? कुछ लोग भटके हुए हैं, ठीक है। 25 से 35 में जो लोग चल गए अपने विजन के साथ में, उनके पास रोजगार के लिए भी चीज़ें हैं, उनका अपना विजन है, उनको क्या करना है, हुनरबंदी में क्या करना है, बिजनेस करना है, सर्विस करना है, वो उनके पास है पूरा। और लेकिन उसमें से 10% ऐसे लोग हैं जो भटके हुए हैं। और हमारी कौम को उनसे पहचाना जा रहा है। आपको उस 10% पे फोकस करना है। बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमको छोड़ दिए, उनकी सिर्फ गाइडेंस करनी है आपको। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको गाइडेंस करनी है। और सबसे बड़ी बात ये कि एक जो आंकड़ा है जो पिछले 10 साल का मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कहा बिल्कुल पढ़ रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं कि अगर 100 बच्चे अगर पैदा होते हैं तो 100 बच्चे नर्सरी की स्कूल के अंदर जाते हैं, 100 बच्चे पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं, 8वीं, 11वीं, 12वीं तक भी मतलब उनका परसेंटेज 50% तो रहता ही है। लेकिन कॉलेज में जाने के बाद में, हायर जो स्टडी है वहां जाने के बाद में 4% पे आ जाते हैं। देखिए, ये जो ड्रॉप आउट से आप इस ड्रॉप आउट की बात करेंगे, जो रेट है ड्रॉप आउट रेट, हमें इसको मैनेज करना है। लेकिन हाँ, वो मैनेज कैसे होगी? अब जो कैरियर काउंसलिंग हो रही है, चीज़ें हो रही है, वहाँ 2 चीज़ें निकल के आ रही है। एक तो आपका कैरियर मैप क्या है, उनको पता नहीं था। आज हम जैसे कैरियर काउंसलिंग अभी हमने करी यहाँ पे, एक बहुत बड़ा कैंप लगाया पायड़ा के अंदर वहाँ। अब हमें जो अभी जो हम बात करेंगे ना, अभी हम जो सारी बात करते हैं 90% 100% वाले बच्चों की बात करते हैं। देखिए, उनको सिर्फ आपको एक थोड़ी सी मतलब एक आपको कह सकते हैं कि उनकी मैपिंग करनी है कि उनको किस जगह ले जाना है। उनको सब पता है, 90% वालों को पता है कि मुझे मेरी लाइफ में क्या है। आपको फोकस करना है 70 से 90% के बीच में जो बच्चे हैं उनके ऊपर, उन लोगों पे, उन लोग उस 70% वालों का अगर आप 12th में 10th में जिसके 70% आएगा, 12th में 90% पे लेके आ गए ना, तो आपका जो 90% वाला एक बेस था ना, जो 30-40 का, वो आपके पास 100 का होगा। और जब 100 लोग एग्जाम देने आज हम क्या करते हैं, हम गिनते हैं हमारा IAS कितने बने, RS कितने बने। आपको गिनना क्या, आपको गिनना है कि एग्जाम कितने लोगों ने दिया वहाँ पर IAS RS का। अगर आपके 500 बच्चे IAS RS का एग्जाम दे रहे हैं और उसमें से 50 निकल रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है आपका। आज हम सिर्फ काउंट कर रहे हैं हमारे 50 बच्चे IAS RS बन गए, नहीं, आपको उनको उस लेवल पे ले जाना है कि वो RS IAS के एग्जाम दे सके, ये आपको करना है। और रही बात ड्रॉप आउट रेट की, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। अब उसमें क्या कर रहे हैं, हमने अपने मोहल्ले का एक सर्वे करा। हमारे पास हमारे मोहल्ले का पूरा सर्वे है, कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में, कौन से स्कूल के अंदर पढ़ रहा है, अगर वो सर्विस कर रहा है तो कौन सी सर्विस सेक्टर के अंदर है, घर वाला किस सर्विस के अंदर है, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो किस बिजनेस में, अगर कोई किराएदार है तो वो कहाँ पे रह रहा है, किस मोहल्ले में, पूरा डेटा हमारे पास हमारे मोहल्ले का। क्यों करा? सिर्फ हमारे पास हमारी चीज़ें की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आज हमारा, अब मैं स्लीक सेट की बात कर रहा हूँ आपसे, सबसे बड़ा चैलेंज 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे हमारे लिए, उनकी हिफाजत करना, उनके कैरियर की हिफाजत करना सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं जिनके टारगेट हमारे ये बच्चे हैं, आज से 8 से 12 साल, यहाँ पे ही वो गलत राह में चलते हैं, यहीं पे ही उनको आपको संभालना है। क्योंकि 15 साल की जो एज है ना, वहाँ बच्चा डगमगा जाता है। अगर वो सही राह पकड़ लेगा तो जिंदगी भर सही रहेगा, अगर भटक गया तो फिर आपको संभालना मुश्किल है। तो हमारी काउंसलिंग जो है वो 8 से 12 तक के बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए। सिर्फ कैरियर काउंसलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग की बात भी कर रहा हूँ, मैं मोटिवेशनल चीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर उसको फाइनेंशियल इशू है तो हमारे पास हमारा एक फंड है,
हमारे पास ज़कात फंड है हमारे मोहल्ले के अंदर, हम उस से हम लोगों की मदद कर अब रहे हैं। इन चीजों को आप अंजुमन के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि वहां पे इम्प्लीमेंट करना आपके लिए एक बहुत बड़ा मतलब एक पहाड़ समान है। मैं आपको कह रहा हूँ अख्तर साहब, मैं आज फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेबी स्टेप्स की बात करता हूँ, मैं छोटे स्टेप्स कदमों की बात करता हूँ। मैंने आपको एक चीज़ बोली, मुझे कनेक्ट होना है। मेरे लिए अंजुमन तालीम इस्लाम अब सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं रहे। अगर मैं आता हूँ, अल्लाह ने मुझे अगर वहाँ खिदमत का मौका दिया, तो वो अंजुमन तालीम इस्लाम सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होगी, वो एक ऐसा मरकज होगा जहाँ सिर्फ बैठ के नहीं, वो बैठ के वहाँ से निकल के हम मोहल्लों में लेके जाएंगे। हर मोहल्ला हमसे कनेक्ट होगा। जब मोहल्लों में अंजुमन की बात होगी, हम उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, तो जब हम अपनी चीज़ें लेके उन मोहल्ले वालों के पास जाएंगे, तो हम इजी गोइंग में इंप्लीमेंट करेंगे चीज़ें, क्योंकि उन्हें पता है ये हमारी बातें कर रहे हैं, ये हमें साथ लेके उठना चाह रहे हैं। सिर्फ अंजुमन की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपने मफाद की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपने लीडरशिप को चमकाने की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम सबको उठाने की बात कर रहे हैं। तो मैं उस तरीके से लेना चाह रहा हूँ कि अंजुमन को मैं मोहल्लों में लेके जाऊँगा। सिर्फ 55 मस्जिद के, अब हम 55 मस्जिद में हर बार नहीं जा सकते, हमें क्लस्टर्स बनाने पड़ेंगे। आपको उदयपुर में 5 या 6 क्लस्टर बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको खांजीपुर एक क्लस्टर है, खांजीपुर में 6 मस्जिदें लगती है, वो पूरा एक क्लस्टर पे काम, एक क्लस्टर हेड वहाँ पे होगा, एक बंदा वहाँ होगा जो उस क्लस्टर को आपको लीड करेगा। सेम चीज सवीना के अंदर एक क्लस्टर होगा जहाँ 6-7 मस्जिदों का एक पूरा ग्रुप है, वो क्लस्टर होगा। पहाड़ा या आयड, हम एक क्लस्टर बनाएंगे ना, पहाड़ा, गरीब नवाज कॉलोनी, गांधीनगर, आयड एक जगह कनेक्ट होंगे जाके। सेम अलीपुरा होगा, आलू फैक्ट्री होगी, रहमानिया कॉलोनी होगी, ये सेम मलाती होगा। ऐसे हम 5-6 क्लस्टर बनाएंगे, उस क्लस्टर लेवल पे हम काम करेंगे, ले जाके काम करेंगे। जब हम ये करेंगे तो सारी चीज़ें हम इजी गोइंग में इंप्लीमेंट करेंगे। रही बात रहनुमाई की, तो जब आप अभी सबसे बड़ा चैलेंज हुआ, अब अपन अंजुमन पे आते हैं। अंजुमन कहाँ फेल हुआ मेरी नज़रों के अंदर? अंजुमन का आज की डेट में जो अंजुमन चल रहा है, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि अंजुमन का जो बीज रखा गया था, जो विज़न रखा गया था, वो तालीम के हिसाब से रखा गया था। सबसे पहले हमारे बुजुर्गों ने एक विज़न था कि हम तालीम के लिए काम करेंगे, लेकिन मान लीजिए 25 से 30 साल बहुत काम हुआ तालीम। क्यों वो 25 साल 30 साल काम हुआ? तभी तो आज हम जो नाम ले रहे हैं कि ये RS निकले हैं, ये हेल्थ डिपार्टमेंट से इतना है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट रिटायर्ड हुए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, सब अंजुमन से पढ़े हुए हैं। कल आपकी डिबेट में भी नाम गिनाए गए, सब अंजुमन से पढ़े। लेकिन 25-30 साल बाद मुझको ऐसा लगता है, मुझे अभी नहीं पता, लेकिन अगर मैं वहाँ मुझे पेनिट्रेशन का मौका मिला या कुछ चीज़ें समझने में गया वहाँ, तो मैं उस चीज़ को आइडेंटिफाई करूँगा कि कब अंजुमन तालीमी इदारे से लेके एक इस्लामी मरकज बन गया। मुझे वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि वो कौन सा दौर था जब हम तालीम से। इस्लामी मरकज तो पहले भी था, ठीक है ना, हमको इस्लामी मरकज के साथ में जो तालीम का है वो हमको, मेरा मरकज का मतलब ये है कि ऑथोरिटी पोजीशन कब आई जब प्रशासन को ये लगा कि ये मुसलमानों को लीड कर रहा है। ये एक अब मुझे बताइए, प्रशासन किसी तालीमी इदारे में जाता है क्या? नहीं जाता। उसको क्या लेना था? एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रशासन को क्या लेना देना? वो बात करेगा। वो आपके पास इसलिए आता है कि आपके पास 55 मस्जिदों के मुसलमानों का पावर है। मुझको ये पता है कि 55 मस्जिदों के या उदयपुर के 1,20,000 मुसलमानों को समझाने के लिए एक टीम है जिनके पास मुझे जाना है। यही है, मुझे वो पता लगाना है कि हम उस विजन से इस विजन पे कब शिफ्ट हुए, और हम शिफ्ट हुए थे तो क्या हम 2 नावों में सवार हुए थे? क्या हमने उसको डिफरेंट करा? क्या हमने एक तालीम को अलग रखा और इस मरकज को, हमारा पावर सेंटर है, उसको अलग रखा? जब पावर सेंटर बना तो वहाँ सियासत आने लग गई, वहाँ आपके मिशन से ऊपर आपके ओहदे हो गए, आपकी चीज़ें हो गई, आप एक सियासत का आप चमकाने लग गए वहाँ पे। तो जब ये चीज़ें होती तो आपका जो मकसद है वो मर जाता है। जब ओहदे ऊपर आ जाते हैं ना, मकसद मर जाता है। और हम है विजन और मिशन वाले आदमी, हम कभी अपने मिशन को ओहदे से ऊपर नहीं रखेंगे। आज दूसरी चीज़, आपका यूथ कभी आपसे तो फिर आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि आप अगर मान लो इस कश्ती के अंदर सवार हुए, तो अभी तो आप पावर की कश्ती में सवार होंगे, ठीक है, तो तालीम की जो कश्ती है वो तो एक तरीके से छूट गई है। अब मैं आपको तो अब उसमें बैलेंस कैसे बिठाएंगे? बैलेंस बिठाएंगे या फिर कोशिश करेंगे कि भाई जो पावर है वो रहे और हम जो अपने रास्ते पे शुरू किया था हम उस पर ही चले? बिल्कुल। अब मैं वो अंजुमन की उसी सेकंड बात पे आपसे आ रहा हूँ। आपका यूथ आपसे कनेक्ट नहीं है, ठीक है। आज अंजुमन की सबसे बड़ी, आज जो अभी इलेक्शन की बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्या नहीं, इसमें एक और है तौसीफ साहब, यूथ कनेक्ट है, इसीलिए वो अंजुमन के इलेक्शन में इतना मतलब भागीदारी ले रहा है, वो इंटरेस्ट ले रहा है। आज आप देखो कि मतलब जो लोग बाग हमारे वीडियो के नीचे या मुझे पर्सनल जो कमेंट कर रहे हैं, तो उससे लगता है कि यूथ कनेक्ट है। और बस हमेशा से मैं ये बात कहता आया हूँ कि हो सकता है कि यूथ को बहुत ज्यादा उम्मीदें हो गई हैं। अब इसमें मैं आपसे बात करता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जिस चीज को समझा रहे हैं मैं उस चीज को समझ रहा हूँ। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस पॉइंट को रख रहा हूँ आपके सामने। ये इलेक्शन में यूथ कनेक्ट हुआ क्यों? क्योंकि उससे पहले प्रॉब्लम आई, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं था, उनकी चीजें नहीं सुनी गई, उनके अफेयर्स के बारे में कोई बात नहीं की गई। आप समझ रहे हैं उस चीज को? तब आज यूथ इस लेवल पे आया कि हमें अंजुमन में आना है, हम अंजुमन को बढ़ाएंगे, अब हम अंजुमन को रिप्रेजेंट करेंगे। तब यूथ आया। अगर यूथ पहले कनेक्ट होता तो अंजुमन आज जिस सिचुएशन में, उस सिचुएशन में अंजुमन नहीं होता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। अब यूथ का रिप्रेजेंटेशन
कैसे आएगा? आज ये 302 मेंबर बने, आज तक अंजुमन में जो मेंबर्स बनते थे उनका रोल क्या? आपने कभी सुना कोई रोल डिफाइन था अंजुमन के अंदर? क्यों? क्योंकि वो आपका आईना थे, वो आपके एम्बेसडर थे, लेकिन कभी मोहल्ले में वो मेंबर्स, कभी अंजुमन का नाम ही नहीं लिया उन लोगों ने। आपके जो काम होंगे, आपकी जो ग्राउंड पर जो इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन वो करेगा कौन? यही 302 मेंबर करेंगे। हमको इनको रोल डिफाइन करके देने पड़ेंगे, इनको एम्बेसडर बना के, आपका आईना बना के इनको मोहल्ले में भेजना पड़ेगा आपको। आपके जो भी रिफॉर्म्स होंगे वो इम्प्लीमेंट ये करेंगे। ये आज तक नहीं हुआ अंजुमन के अंदर। ये फेलियर था, अंजुमन का सबसे बड़ा फेलियर था कि आपने अपने मेंबर्स को कनेक्ट नहीं करा। आपने उनको एक स्लीपर सेल की तरह कहा। सिर्फ कब? सिर्फ इलेक्शन के अंदर। आप जब इलेक्शन आए थे आपने उनको एक्टिवेट करा, आइए वोट दीजिए, पैसा लाइए, 3 कलेक्शन लाइए, ये ला के दीजिए। जलसा हुआ, आपने लाया। आपने केडर बेस कभी नहीं बनाया। हमारी फेलियर कहाँ हुई? हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप कभी नहीं है। आज की डेट में हमारे पास कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप हमारे पास नहीं है। फर्स्ट लीडरशिप अगर आप हटा देते हो तो आपके पास बोलने वाला कोई आदमी नहीं है अंजुमन के लिए। अगर जो आज ओहदेदार जो कैबिनेट बैठी है, आपको पता है क्या हुआ था अंजुमन के साथ? मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि जब आपकी लीडरशिप गायब हुई थी किसी वजह से, तब आपके पास कोई थी लीडरशिप जो अंजुमन को संभाल सके? आपने सिर्फ यही कहा कि हमारे पास हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं था। तो मैं चाहता हूँ ये जो 302 मेंबर है ना, ये सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप बने, इनको ऐसा ग्रो करें कि जब अंजुमन की फर्स्ट लीडरशिप नहीं हो तो ये सेकंड लीडरशिप उस जगह पर। आपको हमेशा लीडरशिप को बॉटम से टॉप पे ले जाना पड़ेगा। टॉप से बॉटम की बात आप कभी मत करो। जब आप बॉटम से टॉप पे ले जाओगे तो आपका एक केडर बेस बनेगा। जब केडर बेस बनेगा तो मिशन पे काम होगा। वो लोग होंगे जो उम्मत की बात करेंगे, उम्मत को गले से लगाएंगे, उनकी बातें करेंगे। आपके पास वो लोग अभी नहीं थे। इंशाअल्लाह मैं भी आऊं या नहीं आऊं, लेकिन अब हम मिशन की तरह अंजुमन के साथ जुड़ के काम करेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हाँ, मतलब कम से कम अगर नहीं भी आए तब भी 302 मेंबर में तो हम हैं ही हैं। तो 2 के अंदर हैं और हम निगहबान बन के रहेंगे वहां पे। हम अंजुमन को कश्ती को पार लगाएंगे। हम आपसे कह रहे हैं कि अब अंजुमन में वो बीज बोया जाएगा। जैसा अंजुमन है, जहाँ है, जितना है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा ले जाके साथ में। हम वो आपसे कहना चाह रहे हैं। हम आप अपनी शख्सियत की बात नहीं करेंगे कि ये तौसीफ का अंजुमन है या किसी सदर का अंजुमन है। ये अंजुमन होगा मुसलमान, उदयपुर मुसलमान कौम का, और इन 302 मेंबर का, और ये आईना होंगे इस अंजुमन के। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। और क्योंकि आपने जैसे कि बताया कि मतलब एक पावर हाउस बन गया था और तालीम के से हट गया था, और इसी पावर हाउस के चलते कल एक सवाल हुआ था जी, आपको भी शायद पता हो जी, कि वो क्या था, एक किसी ने कहा था कि मैं यूं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भाई, बैरिकेड वाला बैरिकेड। बिल्कुल। तो मतलब लोग बाग ये समझने लगे कि इससे एक सदर या सेक्रेटरी बैरिकेड भी हटाएगा। तो मेरे हाल खैर ये मजाक की बात थी, लेकिन हाँ मेन जो टारगेट जो हमारा रहे वो यही है कि मुआशरे के अंदर जो तालीम का जो भटकाव आ गया है। बिल्कुल। अब इस पे मैं आपकी तालीम की बात करता हूँ मैं आपसे। अब देखिए, अब हमारे जो लोगों के जो ड्रीम्स हैं मैं उसकी बात करता हूँ। हम सपने की बात नहीं करें, हम रियलिटी की बात करेंगे। जैसे कल बात हुई आपके सामने, अंजुमन स्कूल की बात हुई। 40 स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट है, जो भी है, हम जब वहाँ जाएंगे हमें पता चलेगा चीज़ें क्या हैं, किस लेवल पे हैं। अब मेरा मानना है कि देखिए, खाली अगर अंजुमन स्कूल की बात की जाए तो हम तालीम को तालीम की तरह जोड़ नहीं पाएंगे। मेरा ये मानना है कि आज उदयपुर में आपके पास शायद मुस्लिम कौम के पास कुछ लोग ऐसे हैं जो स्कूल्स को रन कर रहे हैं। वो कोई भी मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहता, लेकिन वो एक अच्छे स्कूल को रन कर रहे हैं। गर्ल्स स्कूल भी रन कर रहे हैं। ये मैं बोल सकता हूँ आपको, आयड मोहल्ले के अंदर आयड कमेटी, मुल्तानी कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है कि आपके पास एक इस्लामी स्कूल गर्ल्स का आपके पास में है जो काम कर रहे हैं। आप अंजुमन तालीम इस्लाम को उन लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी। हो सकता है कि अंजुमन के पास इंग्लिश, जैसे कल आपके वहाँ क्वेश्चन उठा था इंग्लिश मीडियम स्कूल, आज हमारे पास नहीं है इंग्लिश मीडियम स्कूल। हम उन लोगों से बात करेंगे। अंजुमन के हमारे 40 स्टूडेंट, हिंदी मीडियम भी नहीं है। हमारे पास 40 स्टूडेंट्स हैं। अगर उनमें से 10 बच्चे ऐसा लगते हैं कि जो बहुत ग्रो कर सकते हैं, हम उन स्कूल वालों से बात करेंगे। हम उनके लिए एफर्ट्स करेंगे, उनके लिए फाइनेंस का इंतजाम करेंगे। अगर वो बच्चे वहाँ जाके ट्रांसफर हो सकते हैं, हम कोशिश करेंगे हम उनको वहाँ ले जाएं। रही बात विजन की, तो मैं आपसे कहता हूँ कि हम अंजुमन के लिए एक ऐसा काम करेंगे। अभी से हम एसेट्स पे काम करेंगे। हम कोई ऐसी बात करेंगे कहीं जमे हमें अभी से जगह मिल जाए, 20 साल का प्लान बनाए काम करेंगे, चाहे उसमें हम रहे या कोई दूसरा है, उसके पास एक विजन होगा, एक मिशन होगा, जिस पे ही काम चलता रहेगा। हो सकता है 20 साल बाद हमारे पास बहुत अच्छा स्कूल हो, बहुत अच्छा कॉलेज हो, हम उसकी बात करेंगे। हम ये बात नहीं करेंगे आज, क्योंकि वो जो एरिया है ना, सोचिए वहाँ हम आज चीज़ें नहीं कर सकते हैं। उस जगह पे आप एक बात करेंगे ऐसा लेवल का स्कूल खड़ा कर दें, आप मुझे बताइए। वो नहीं कर पाएंगे। वो इस बात में मतलब हम उस की बात करें ही नहीं। मैं बार बार जब ये बात आती है तो मैं यही बोलता हूँ कि भाई हम बाहर क्यों जमीन नहीं देखते। मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि हम 20 साल का पहला हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर क्यों नहीं बना पाते, और ऐसी स्कूल बाहर क्यों नहीं डेवलप कर पाते कि भाई बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाए। बिल्कुल। और बजाय इंग्लिश मीडियम के या बड़ी बड़ी स्कूलों के, महंगी महंगी स्कूलों के, कहेंगे नहीं
वो स्कूल बेटर है। बिल्कुल, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ आपसे, हम एसेट्स अभी से रिसोर्स को इकट्ठा करना शुरू करेंगे जब आपके पास रिसोर्स, क्योंकि देखिए आज से 20 साल पहले अगर आपने सोचा होता तो ये चीज़ें बहुत इजी थी आपके पास में, क्योंकि महंगाई देख लीजिए, चीज़ें देख लीजिए, आज से 20 साल पहले विजन होता था, आज इंशाअल्लाह और अल्लाह ने चाहा था ना हमारा बहुत सी चीज़ें जो इंशाअल्लाह हम करेंगे आगे, जो अभी हो चुकी होती, लेकिन आज भी हम लेट नहीं हुए, जब आप जागो तब सवेरा वाली। जब सवेरा है तो आज वही कर रहे हैं कि हम एक जमीन पे बात करेंगे, हम चीज़ें करेंगे, उस पर हम क्या क्या कर सकते हैं, स्कूल कर सकते हैं, रेजिडेंशियल स्कूल कर सकते हैं, कॉलेज कर सकते हैं, एक तालीमी इदारा उसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह होगा। मैं आपसे कह रहा हूँ 20 साल बाद आपके सामने वो चीज़ दिखेगी, क्योंकि हमारी कौम बेदार हो चुकी है। आज सबसे बड़ा इस अंजुमन के इस इलेक्शन में अगर कोई चीज़ हो रही है तो वही हो रही है कि कौम बेदार हो चुकी है। कौम आपके सामने खड़ी है सवाल पूछने के लिए। अब कौम सिर्फ ताज नहीं पिनाएगी, कौम आपके ऊपर अंगारों का शोला रखा हुआ, ताज के नीचे उसको जवाब देना पड़ेगा। मैं सबसे अच्छी चीज़ जो अब ये हुई है, मैं आज से पहले भी अंजुमन में मैसेज डालता था, मैं अभी खड़ा हूँ तो भी मैं ये मैसेज डालता हूँ कि 302 जो मेंबर हैं वो खाली ताज देने वाले नहीं हैं, अभी आपको समझ लेके खड़े हैं जिसका जवाब आपको देना है, और आपको अपने इस्तीफे जेब में रखने पड़ेंगे। आप ये सोचो कि भाई मैं इनका बादशाह बन गया या मैं इनका रहनुमा ऐसा बन गया या मैं ही इनके ऊपर राज करूंगा, वो पॉसिबल नहीं है आपके लिए। दूसरी बात सिस्टम की, अब सबसे बड़ा आपने सवाल नहीं पूछा, मैं आपको बताता हूँ। अभी जो चल रहा है चीज़ें लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में, यूथ वो सिस्टम से नाराज है कि बार बार हमें ये होता है, हमें मार पड़ती है, हम ये होते हैं। मेरा इस पर एक मानना है कि हमारे बच्चे सिस्टम के सामने जाएं क्यों? आप ऐसे हमारे बच्चों को बनाओ। ये बात कल मैंने कही थी जब किसी ने कहा था कि पुलिस की जरूरत पड़ती है, तो भाई पुलिस जाए, मतलब पुलिस की जरूरत ही क्यों पड़े? मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मुझे एक चीज़ बताइए ना, दूसरी कौमें समाज के अंदर क्या उनके बच्चे जाते हैं सिस्टम के सामने? अगर ऐसा कोई मौका आता, खुदा ना खास्ता इस चीज़, तो ये आपकी रहनुमाई है ना। अगर हमने आपने हम पे भरोसा करा तो हम आपके सामने सिस्टम के लिए खड़े हैं कि हमने सिस्टम बनाएंगे कि हम उनके सामने खड़े रहेंगे, और जब हमें जरूरत पड़ेगी तब आप हमारी आवाज़ बनोगे, और आवाज़ भी तब बनोगे जब हम आपकी ऐसी तरबियत कर देंगे कि आपको किस तरह से सिस्टम से बात करनी है। फिर सिस्टम को हम आपके सामने लाएंगे, आपको सिस्टम के सामने नहीं जाना है। हम सिस्टम से कहेंगे हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप उस हॉल में आइए, हमारे बच्चे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं आपसे, हम उनको उस लेवल पर लेके जाएंगे। हम उस चीज़ पर वक्त लगेगा लेकिन आसान होगी चीज़ें, हम उनको एक्सपोज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों की, मैंने आपसे बोला फिर वही चीज़, 8 से 12th क्लास के बच्चे या कॉलेज जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनकी हिफाजत करना, उनके मुस्तकबिल की हिफाजत करना हमारा काम है, और हम उनको कभी एक्सपोज नहीं होने देंगे। हम उन्हें छोटे मुकदमों में, चीज़ों में, झूठी बातों में कभी नहीं फंसने देंगे, और इंशाअल्लाह उनका भरोसा हम कायम करवाएंगे। हम सिस्टम के सामने उनकी आवाज़ बन के खड़े रहेंगे। और एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपके पास एक लीगल टीम होनी चाहिए। अगर आपके पास आज जैसे 302 के अंदर 17 आपके पास लीगल पैनल एडवोकेट हैं, आप मुझे बताइए कि 5 लीगल एडवाइजर या पैनल के लोग अगर वहां जा रहे हैं सिस्टम के पास में, और एक 300 बंदे जाके बात कर रहे हैं, किसका फर्क पड़ेगा मुझे बताइए? 5 लोगों का ज्यादा फर्क पड़ेगा। दूसरा, हमारे पास एक प्रेशर ग्रुप होगा। प्रेशर ग्रुप का मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर रिटायर्ड कर्नल होंगे। आज सबसे बड़ी खुशी की बात है, मुझे पता है हमारे उदयपुर के अंदर रिटायर्ड कर्नल्स हैं, एयरफोर्स से रिटायर्ड लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटी से रिटायर्ड लोग हैं, डीएफओस हैं। हम इनको एक प्रेशर ग्रुप में लेके आएंगे जो हमारे साथ सिस्टम से बात करेंगे, क्योंकि इनको सिस्टम का पता है, सिस्टम पेनिट्रेशन ये जानते हैं, सिस्टम में कैसे जाया जाता है ये जानते हैं। हम इन लोगों को सामने लाके खड़ा करें। आज तक अंजुमन तालीम इस्लाम ने इनको कभी एडवाइजरी पैनल में नहीं लेके आए। आपके पास आ रहे से रिटायर्ड आ रहे से आपके पास क्यों नहीं आए अंजुमन में? वो हम सिर्फ ये कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग आते नहीं है। कभी आपने अप्रोच करी, आपने उनको वो रिस्पेक्ट दिया? तो ये दोनों चीज़ें, वन वे ट्रैफिक नहीं है, दोनों तरफ से। पढ़े लिखों को भी ये सोचना पड़ेगा कि आपका इदारा है, आपको भी आगे आना पड़ेगा। आप अगर बार बार ये कहें कि गुंडे हैं, मवाली हैं, या लड़ाई करने झगड़े करने वाले लोग हैं, ये नहीं है, सब लोग ऐसे नहीं है। आप आओ ना। क्या आप अगर अभी फॉर्म्स अंजुमन ने दी, मुझे बताइए कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर्स उस 302 के अंदर हैं? क्या वो आए अंजुमन के अंदर? भाई बातें करना बहुत बड़ी बात है, मैं आपसे बता रहा हूँ। मैं वोट की बात करने आपके सामने नहीं खड़ा, इसलिए हक की बात कर रहा हूँ आपके सामने। अगर ये चीज़ें होती कि वो डॉक्टर आके मोहल्ले में कहता मुझे अंजुमन का फॉर्म दो, एक इंजीनियर आके कहता मुझे अंजुमन का फॉर्म दो, तो क्या सदर सेक्रेटरी पढ़े लिखे नहीं आएंगे? चीज़ें नहीं होगी ये। लेकिन आपको भी तो एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। बातें करना आसान है, लेकिन आपको ही पता है कि अंजुमन में जाएंगे, जिम्मेदारी होगी, वक्त की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब कुर्बानी क्या, मैं बताता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल देंगे अख्तर साहब, आप समझिएगा, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं आपको। आपके पास 500 रुपये पड़े हैं, मैं तौसीफ हुसैन आपके पास आया कि अख्तर साहब मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है। आपकी ज़रूरत, आपके पास जो दिन की ज़रूरत है 200 रुपये की, आपके पास 500 रुपये पड़े हैं, आपने मुझे 100 रुपये दे दिए। आपने मुझे कुर्बानी नहीं दी है, आपने मेरे चैरिटी करी है, कि इमदाद दी है आपने मुझे। लेकिन अख्तर साहब की जेब में 200 रुपये पड़े थे, वो उनको खर्चा करना था, उनको किसी बात के लिए लेके जाना था किसी चीज़। वो तौसीफ हुसैन आपके पास आया कि अख्तर साहब मुझे 100 रुपये चाहिए, तो अख्तर साहब ने बिना झिझक करे 100 रुपये दे दिए। वो कुर्बानी है आपकी, क्योंकि आपकी जरूरत थी वो, फिर भी आपने 100 रुपये दिए। जिस दिन जज्बा ये कौम का कुर्बानी वाला आएगा, मुसलमान कौम आगे खड़ी रहेगी। जो पहले रहनुमाई करती थी वैसे ही रहनुमाई करेगी। आप समझे इस चीज़ को, ये कुर्बानी वाला जज्बा आपको लाना पड़ेगा, जो हम अपने मोहल्ले में दे रहे हैं। आज 4 घंटे में, आप यकीन माने अख्तर साहब, मैं 4 घंटे दिन के मेरी मस्जिद के अंदर देता हूँ। असर से लेकर ईशा तक मैं मेरी मस्जिद के अंदर रहता हूँ। आप
अभी मेरे मोहल्ले में एग्जांपल जैसे आपने बोला कि लोग ये समझते हैं अंजुमन तो ये यही काम करना बैठा है। हमारे मोहल्ले में सेक्रेटरी सदर को क्या समझा जाता है? हर मस्जिद के सदर सेक्रेटरी को ये आएगा, पंखा चालू करेगा, जाना माजे चेंज करेगा, ट्यूबवेल सही करवाएगा, लाइटें सही करवाएगा, एसी सही करवाएगा। ये आपके फंक्शंस है। लोगों की नज़रों में, कौम की नज़रों में सदर सेक्रेटरी के फंक्शंस है। जरा सा पंखा नहीं चले तो आपको आपके ऊपर सर चढ़ जाती है, कौम आपके ऊपर आ जाती है। मैंने फर्स्ट दिन आया था, मैंने लोगों को कह दिया था मैं ये काम करने नहीं आया हूँ। और अल्लाह के मतलब अल्लाह का लाखों करोड़ शुक्र है कि मैं अपने हाथों से जाना माजे चेंज करता हूँ, पोछा लगाता हूँ, पंखे साफ करता हूँ। मैं वो सेक्रेटरी हूँ मेरे कौम का, और लोग देखते हैं कि वो सेक्रेटरी है। लेकिन मेरा मिशन था कि इस मस्जिद मदरसे को मैं एक डेवलपमेंट सेंटर बनाऊंगा, और मैंने आज खड़ा कर दिया उसको बना के। आपके ऊपर वैसे एक आरोप भी है इस मतलब लगे तो, क्योंकि काफी लोग क्या आप जुमे की नमाज में खड़े होकर तकरीर देते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, ये तौसीफ हसन एक चीज़ है। मैं आपको मैं कभी रिएक्टिव नहीं रहता हूँ, मैं प्रोएक्टिव काम करता हूँ। जब आप प्रोएक्टिव करते हो तो आप लोगों से कहते हो, आप दूसरे लोगों को समझाते हो कि मैं आपके पीछ पे नहीं खेलूंगा, मैं अपनी पीछ पे खेलूंगा। अगर आप कोई भी चीज़ें होती है और उसका रिएक्शन देते हो तो 100 रिएक्शन हो सकते हैं और आप फंसते हो उसके अंदर जाके। आज कौम पीछे क्यों जाती है? आपको एक छोटी सी चीज़ आपके कौम के ऊपर डाल दी जाती है कि कोई ऐसा जुमला बोल दिया किसी ने, पूरी कौम उलझ जाती है उसके अंदर जाके। लेकिन क्या आपने अपने बच्चों को कहा कि आप ऐसी कोई चीज़ मत करो कि जिसके ऊपर आपके ऊपर कोई उंगली उठा सके? भाई गैर कौम आपकी कुरान पढ़ रही है क्या? नहीं पढ़ रही है। आपकी हदीस पढ़ रही है? नहीं पढ़ रही है। वो आपको कैसे पहचान रही है? वो मुसलमान को उसके किरदार से पहचान रही है, वो उसकी चीज़ों से कि वो क्या अमल कर रहा है उससे पहचान रही है, उसके कुरान और हदीस से नहीं पहचान रही है। तो मेरा यही फंडा है कि मैं अपनी मस्जिद के अंदर हर चीज़ के ऊपर बोलना पसंद करता हूँ। मुझे ये पता है कि उस मिंबर रसूल पे जाके मुझे क्या नहीं बोलना है, मुझे क्या बोलना है, मैं उस पर फोकस नहीं करता हूँ। मुझे क्या नहीं बोलना वहाँ से उस पर फोकस करता हूँ। तो मैं अल्लाह का बहुत बड़ा कर रहा हूँ, मैंने कभी ऐसी बात नहीं बोली कि कोई मेरे पास फितवा आ जाए या कोई चीज़ ऐसी आ जाए। लेकिन मैं अपने बच्चों की तरबियत में, क्यों, मुझे पता है कि मैं एड्रेस कैसे करूँगा मेरी कौम को। मेरा एक जुम्मा ही तो मेरे पास है, जो मेरे पास इतनी गैदरिंग होती है, मैं अपनी बात को उनको तो रख सकता हूँ और उन चीज़ें बता सकता हूँ। और मेरे मोहल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह यही सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी मतलब खुशी की और सबसे बड़ी खासियत है मेरे मोहल्ले की, कि लोग ये जानते हैं कि कल कुछ होने वाला है तो उससे पहले बोल देगा। ये अभी हमें बता देगा ये कल क्या होने वाला है। वक्त की बात हो, कोई करंट अफेयर्स हो, कोई मसले मसाइल हो, मैं सबसे पहले मस्जिद के अंदर उन चीज़ों को समझा देता हूँ। वक्त की बात है, मैंने सारी चीज़ें मेरे मोहल्ले में आप आ जाइए, लोगों को पता है वक्त बोर्ड में क्या चेंजेस हुए हैं। आप मेरे मोहल्ले में आ जाइए कि कोई बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैंने बता रखा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। एक इशूज़ हुआ था हमारे यहाँ, किसी को नहीं पता, उदयपुर में हमने सॉर्ट आउट कर दिया था उसको। पीछे बैक एंड के अंदर सेम देवराज जो केस हुआ था, उसके बाद हमारे मोहल्ले में कुछ चीज़ हुई थी ऐसी, हमने वेरी नेक्स्ट को चारों तरफ बुलाना नहीं, हमें पता है कि हमें करना क्या है, हमें ग्राउंड पे क्या करना है। हमने उसको इम्प्लीमेंट करा, हमने अपनी बात वहाँ तक पहुँचाई और वो सॉर्ट आउट हो गया चीज़ें। तो लोग आपके साथ कनेक्ट है, उन्हें पता है कि क्या कह रहा है, हमें इसके ये जो कह रहा है हमें ये सही कह रहा है, इसको पता है ये चीज़ें। तो कानून चेंज होते हैं, मैं बताता हूँ आप कानून ये चेंज हुए हैं, आपको ध्यान रखना क्या नहीं करना। मैं अपने बच्चे को बोलता हूँ 11 बजे बाद आपको इस गली में नहीं घूमना है तो नहीं घूमना है। मैं एक ऐसा कमेटी मेंबर हूँ जो मैं अपने पुलिस के जो अपना थाना है, सर्कल है, उनसे ये कहता हूँ कि आप इतनी बजे यहाँ आएंगे, इतनी बजे आप यहाँ जाके गश्त करेंगे। मैं वो अकेला वाहिद आदमी हूँ तो कहने वाला आदमी इस उदयपुर के अंदर। लोग कहते हैं ये कोई मुखबिरी नहीं है, सबके सामने डंकी की चोट पे कहता हूँ कि मैं ये कह के आया हूँ, आप मेरे पास मत आना कल को कुछ हो तो। या तो आप अपने घर में बैठ जाए, अपने बच्चों को संभाल लीजिए। नशे की बात पूछ लीजिए, पहाड़ा मोहल्ले में उदयपुर जो नमाज पढ़ने आते हैं जुम्मे के अंदर, मैं ऐसा आदमी जो खुल के बोलता हूँ कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने क्या कर रहे हैं, अगर आज तुम अनजान रहोगे तो कल तुम इसका सब भुगतोगे और पूरी कौम को तुम बदनाम करोगे। तो आज वो सब ये सोचते हैं, मुझे कहते हैं नमाज के बाद कि तौसीफ साहब आप ये बोलते हो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे बच्चे तो नहीं है। तो मैं वो उनके अंदर वो एक अवेयरनेस लाता हूँ कि आप ध्यान रखें आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब कि आप हमारे यहाँ आए और आपके जो ख्यालात हैं वो लोगों को पता है। अब 29 तारीख को जैसा भी होगा, अगर आप चुन लिए जाते हैं तो आपने जितनी भी बातें बताई हैं उनसे, उन 302 मेंबर में से एक मेंबर के हिसाब से भी और एक जिम्मेदार पत्रकार होने के हिसाब से भी साल भर बाद आपसे सवाल जो है। बिल्कुल अख्तर साहब, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि आप नहीं आएंगे, मैं आपसे आऊँगा कि मैंने ही बोला था ये काम करा अख्तर साहब, इसको चलाइए बाइट इसकी, मैं आपसे कहूँगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।